हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजे एकेडमी एक्सेलेंसी में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं सीसी 8 के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि 2019 से 2024 तक होने वाले हैं। तो लास्ट तक हमारी वीडियो में हमारे साथ बने रहें। और चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो 2019 में पहला क्वेश्चन है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। तो शॉर्ट नोट लिखना है हमें किस पे, एक फ्यूचरिस्टिक विजन ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी पे, जो कि 2019, 22 और 23 में आया हुआ है। कई बार ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट में दे देगा, कई बार ये क्वेश्चन आपको किसी जैसे हमारा व्हाट इज द मीन बाय रिसर्च इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी इसके साथ मर्ज करके दे देगा। तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हमारा रिसेंटली ट्रेंड्स क्या है रिसर्च में एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, यानी कि रिसेंटली ट्रेंड क्या है रिसर्च के जो हमारे एजुकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ये भी हमारा 19, 22 और 20, 23 में आया हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार करके जाए, इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में मैंने इसको दिखाया है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि आप व्हाट इज द मीन बाय द रिसर्च इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी। आप एजुकेशन टेक्नोलॉजी से रिसर्च में क्या मतलब है, आप ये बताइए। डिस्क्राइब द रिसेंटली ट्रेंड्स ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी 2020 में आया हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया था। फिर अब देखिए, डिस्क्राइब द रिसेंटली ट्रेंड्स एंड फ्यूचरिस्टिक विजन ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी इन इंडिया 2022 में आया हुआ है। इसी तरह से आप देखिए कि डेफिनेशन दी हुई है एजुकेशन टेक्नोलॉजी की, उसके साथ साथ हमारे प्रेजेंट ट्रेंड्स पूछ लिए हैं, फ्यूचर ट्रेंड्स पूछ लिए हैं। अगर ये रिसेंटली की जगह फ्यूचर ट्रेंड्स प्रेजेंट ट्रेंड लिख देता है तो इससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, इसका मतलब सेम ही है। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने एजुकेशन टेक्नोलॉजी से जो है डेफिनेशन उसको फर्स्ट पार्ट में बता दिया था, तो यहाँ पे मैंने इसे इंक्लूड नहीं किया है, आप इसको अपने हिसाब से कर लें। अब बात करते हैं हमारे जो फ्यूचरिस्टिक विजन्स हैं हमारे एजुकेशन टेक्नोलॉजी से, इसका क्या मतलब है। तो ये किस पे फोकस करता है, ये फोकस करता है ट्रांसफॉर्मिंग लर्निंग एक्सपीरियंस थ्रू इमर्जिंग इनोवेशन एंड डिजिटल इंटीग्रेशन, यानी कि हमारे जो लर्निंग एक्सपीरियंस है उसको ट्रांसफॉर्म करना किसके थ्रू, मर्जिंग इनोवेशंस, जो इनोवेशंस हो रहे हैं उसके थ्रू, जो डिजिटल इंटीग्रेशंस के थ्रू हमारी लर्निंग को और अच्छा बनाना है ना, हमारे एक्सपीरियंस को और अच्छा करना। तो कौन कौन से मेथड्स है जो इसमें हमारे इंक्लूड होंगे, किस किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो पर्सनल लर्निंग, यानी कि पर्सनल लर्निंग के थ्रू हम यूज कर सकते हैं एआई का, अडेप्ट कर सकते हैं कंटेंट और पैक टू इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स, यानी कि इंडिविजुअल एआई का यूज करके अपना कंटेंट तैयार कर सकता है, अपने हिसाब से इंडिविजुअल लर्न कर सकता है। जैसे कि आप रिसेंटली में चैट जीपीटी का यूज करके अपने हिसाब से कंटेंट को अल्टर कर रहे हैं, अपने हिसाब से सीख रहे हैं, आपको जो कंटेंट चाहिए वो उसका यूज कर पा रहे हैं एआई की मदद से। तो इस तरीके से यानी कि पर्सनलाइज लर्निंग में मदद मिल गई हमें। इमर्सिव टेक्नोलॉजी, इमर्सिव टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि हमने अडॉप्ट कर लिया है वर्चुअल रियलिटी को या फिर एआर को, जिसमें हम एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कर रहे हैं, यानी कि कोई चीज हम देख रहे हैं। जैसे कि आप यूट्यूब में भी एक फीचर होता है वीआर करने का, अगर आप उसको देखते हैं तो आपको ऐसा फील होगा कि आप रियल एक्सपीरियंस ले रहे हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में काफी इफेक्टिव होता है हमारा। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, यानी कि एआई जो ड्राइवन ट्यूटोरिंग सिस्टम्स होते हैं हमारे, जैसे चैट बोर्ड्स हो गए, हमारे डाटा एनालिटिक्स हो गए, ये सपोर्ट्स करते हैं हमारे टीचिंग में और लर्निंग में। ब्लेंड एंड हाइब्रिडेड लर्निंग, इसमें क्या है कि हम कंबाइन कर रहे हैं पर्सन्स ऑनलाइन मेथड्स को, किसके लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, एक्सेसिबिलिटी के लिए, कि दोनों मेथड्स में हमने ये क्या है, ब्लेंडिंग में क्या है, यानी कि ब्लेंड करना मतलब कहते हैं दो चीजों का मिक्सचर, यानी कि दो चीजों को कंबाइन कर दिया गया है। जैसे ब्लेंड मतलब हम कहते हैं ना, हम दही को ब्लेंड कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, उसमें दही को ब्लेंड करने के लिए उसमें पानी भी डाल रहे हैं, उससे मट्ठा बनाने के लिए, है ना। तो इसी तरीके से हम यह समझ सकते हैं कि इन पर्सन और ऑनलाइन मेथड दोनों का कॉम्बिनेशन है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, कि हम अपने हिसाब से चीजें सीख पाए, फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी के लिए सब कुछ चीजें मिल पाए, सबके लिए एक्सेसिबल हो पाए। अब बात करते हैं ग्लोबल क्लासरूम्स की। तो ग्लोबल क्लासरूम्स क्या होते हैं, जहां पे हम टेक्नोलॉजी को एनेबलिंग कर रहे हैं क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशंस एंड मल्टीकल्चर एक्सपोजर, यानी कि हम टेक्नोलॉजी की मदद से अपने, ऐसा नहीं कि अपने देश की सीमा में चीजें सीख रहे हैं, अब हम ग्लोबली जा रहे हैं, ग्लोबली मिलकर कोलैबोरेशन कर रहे हैं, सहयोग से मल्टीकल्चर्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हमारे कौन कौन से, जैसे हमारा मूव्स हो गया, ई लर्निंग सिस्टम्स हो गए, जो प्रमोट करते हैं हमारी सेल्फ पेस्ड एंड कंटिन्यूस लर्निंग को। एथिकल एंड इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी का यूज करना, जैसे कि हम
किस पे ध्यान दे रहे हैं? डिजिटल इक्वालिटी पे ध्यान दे रहे हैं, प्राइवेसी पे ध्यान दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल यूसेज, यानी कि हमें जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो इथिकल हो, उसका इथिकली यूज किया जाए, इंक्लूसिव यूज किया जाए। इथिकल मतलब प्राइवेसी उसमें होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबली यूज किया जाना चाहिए, और इंक्लूसिव मतलब सबके पास डिजिटली इक्वलिटी होनी चाहिए, तो इस पे ध्यान देना। इसके बाद हमारा आते हैं रिसेंटली ट्रेंड्स, या जिसे हम प्रेजेंट ट्रेंड्स भी कह सकते हैं कि रिसर्च का में हमारे जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है उसमें हमारे रिसेंटली या प्रेजेंट के ट्रेंड्स क्या हैं। तो बात करते हैं कि इसका क्या मतलब है, किस पे ध्यान देते हैं। तो एम्फेसिस द फ्यूचर एज अ लर्नर सेंटर, यानी कि लर्नर सेंट्रिक चीजें करनी है हमें। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड है हमारा, कि इसमें हमने टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, इनोवेशन ड्राइवर्स का यूज कर रहे हैं, किसके लिए? एक इंटरेक्टिव कंटेंट बनाने के लिए, असेसमेंट टूल्स के लिए, या टीचिंग एम्पावरमेंट करने के लिए। यानी कि हमारी जो टीचर है वो अपने आप को एम्पावरमेंट कर रहा है। कैसे एम्पावरमेंट कर रहा है? कि उसने अपने कंटेंट को लर्नर के सेंट्रिक बना दिया है, टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको इनोवेटिव बना दिया है, इंटरेक्टिव कंटेंट बना दिया है, वो बच्चे का मूल्यांकन बहुत जल्दी कर पा रहा है। तो इस वजह से एक टीचर भी एम्पावरमेंट हो रहा है। तो अगर रिसेंटली हम रिसर्चेस की बात करें एजुकेशन टेक्नोलॉजी पे, तो ये एक्सप्लोर करता है इफेक्टिव इंटीग्रेशंस को, आउटकम्स को, इसके साथ साथ क्या चैलेंजेस जो आ रहे हैं यूज करने में हमारे डिजिटल टूल्स को एजुकेशन के अंदर। अब कौन कौन से ट्रेंड्स है जो इसमें हम इंक्लूड करेंगे? पहला है हमारा इफेक्टिवनेस ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, है ना। इफेक्टिवनेस ऑफ ऑनलाइन लर्निंग का क्या मतलब है? कि स्टडिंग इंगेजिंग, ऐसी स्टडी होना चाहिए जिसमें हम इंगेज कर पाए, कंप्रिहेंसिव यानी कि समझ पाए, अचीव कर पाए डिजिटल इन्वायरमेंट में। तो हम डिजिटल इन्वायरमेंट में इंगेज हो पा रहे हैं, कंप्रिहेंसिव यानी कि हमारी समझ विकसित हो पा रही है, हम अचीव कर पा रहे हैं चीजों को, वो चीज। अब है लर्निंग एनालिटिक्स। लर्निंग एनालिटिक्स का मतलब क्या है हमारा? कि हम यूज कर रहे हैं डाटा का इंप्रूव करने में, किसकी? स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को, हमारे जो इंस्ट्रक्शन डिजाइन है उनको सुधारने में मदद कर मिल रही है। फिर है मोबाइल ई लर्निंग की। मोबाइल ई लर्निंग का मतलब है एम, यानी कि एम लर्निंग भी कह सकते हैं। एम मतलब मोबाइल की लर्निंग है, जिसका मतलब रिसर्च जो है हमारी जो ऑन स्मार्टफोन्स एक ऐसा टूल की तरह यूज कर रहे हैं हम, जो कि हमारी लर्निंग को फ्लेक्सिबल बना लेता है और हमारे लिए एक्सेसिबल हो जाता है। अब हम मोबाइल में, आप मेरे जब वीडियो देख रहे होंगे तो कोई मोबाइल में देख रहा होगा, कोई हमारा किसी लैपटॉप में देख रहा होगा, या फिर कोई टैब में देख रहा होगा। तो अब मोबाइल क्या है? मोबाइल हम अपने पॉकेट में रख सकते हैं, स्मार्टफोन्स को, तो वो हमारी लर्निंग को फ्लेक्सिबल बना देता है। जैसे ही हम कभी मेट्रो में जा रहे हैं तो हम वहां जाकर पढ़ने लगे हैं, ये एक्सेसिबिलिटी है कि हर कोई अब पढ़ सकता है। तो अब बात करते हैं गेमिफिकेशन एंड गेम बेस्ड लर्निंग को, कि गेम बेस्ड लर्निंग क्या होती है। ये इन्वेस्टिगेट करती है मोटिवेशन को, और इसके साथ लर्न करते हैं, लर्निंग जो आउटकम्स होते हैं हमारे जो गेम एजुकेशन गेम थ्रू, वो भी बहुत इंप्रूव हो जाते हैं। अब जैसे कि अब छोटा बच्चा है, उसको पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, अब हम उसे कोई अल्फाबेटिक से रिलेटेड, या उसमें पिक्चर्स आ रही हैं, एबीसीडी आ रही हैं, उसको गेम के थ्रू हम सीख रहे हैं। गेम में उसको जब वो अच्छा राइट आंसर देता है तो उसे पॉइंट्स मिल रहे हैं, या फिर उसे कोई रिवॉर्ड मिल रहा है। तो ये गेमिफिकेशन की वजह से भी हमारी जो है मोटिवेट होता है, हमारे जो लर्निंग आउटकम होते हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं। इसके बाद करते हैं आर्टिफिशियली जो है इंटेलिजेंसी इन एजुकेशन। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन का मतलब क्या है? कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं एडेप्टिव सेटिंग्स को, इंटेलिजेंट ट्यूटोरियल्स को, ऑटोमेटिकली फीडबैक्स को। अब बात करते हैं डिजिटल डिवाइड्स एंड इंक्लूजन। इसका क्या मतलब होता है? कि रिसर्चेस फोकस कर रही है कि जो हमारे रूरल है, जो मार्जिनल कम्युनिटीज है, जो उनमें जो गैप बना हुआ है उस पर एक्सेस करना है, कि उन लोगों तक भी एजुकेशन पहुंच पाए। अब बात कर रहे हैं हमारे जो टीचर है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट्स, यानी कि आईसीटी का यूज करके जो ट्रेनिंग है वो इफेक्टिवनेस के साथ हो रही है, इंटीग्रेशन कर पा रहे हैं पेडागोजीज का। अब टीचर्स भी कहते हैं आईसीटी का यूज करके उनका जो प्रोफेशनली डेवलपमेंट हो रहा है, उनकी ग्रोथ हो रही है उनके प्रोफेशन में। और वो अगर कहीं भी अगर कोई चीज सीखनी है तो अब आईसीटी के थ्रू अपने जैसे स्वयं पोर्टल्स है, वहां पे अपनी प्रोफेंसी जो प्रोफेशन है उसमें जो क्वालिफिकेशन है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉग्निटिव लोड्स एंड मल्टीमीडिया लर्निंग।
कॉग्निटिव लोडर मल्टीमीडिया लर्निंग का क्या मतलब होता है कि इन्वेस्टिगेट करना कि हाउ लर्नर्स प्रोसेस इंफॉर्मेशन यूजिंग मल्टीमीडिया। तो कि ये इन्वेस्टिगेट करना, इस चीज का पता लगाना कि लर्नर की जो प्रोसेस मतलब जो इंफॉर्मेशन है वो मल्टीमीडिया के थ्रू कैसे होती है। अब जब मल्टीमीडिया के थ्रू कैसे होगी कि जैसे अब हम कोई चीज है, हम कोई चीज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको फील कर रहे हैं, तो हमारे जो लर्निंग आउटकम होगा वो बहुत बेहतर तरीके से हो जाएगा। अब रिसर्च है, जो बेस्ड ट्रेंड्स हैं, जैसे कि हमारा इवोल्यूशन करना आईसीटी टूल्स के थ्रू, या फिर डिजाइन करना, बेसिक डिजाइन बेस्ड रिसर्च हो गई, हमारे जो है टेक्नोलॉजी सपोर्ट्स हो गए इंक्लूसिव एजुकेशन में, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन स्टडीज हो गई। तो ये रिसेंटली हमारे ट्रेंड्स है जो कि हमने अभी समझे हैं। तो इन क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी मिस ना करें, पॉइंट्स को अच्छे से लिख लें। अगर आपको पॉइंट्स की समझ होगी ना, तो आप वहां पर अपने जाकर अपने अच्छे से अपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट चेंज इन डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन में क्या चेंजेस हो रहे हैं इज बीइंग टेकन प्लेस इन इंडिया। इंडिया में यानी भारत में जो डिस्टेंस एजुकेशन में क्या परिवर्तन हो रहे हैं डिस्कस करें। जो चैलेंजेस हैं हमारे डिस्टेंस एजुकेशन में वो बताएं। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 2024 में कैसे आया कि डिस्कस करना जो चेंजेस हैं चैलेंजेस है डिस्टेंस एजुकेशन में भारत में वो बताना। फिर हमारा 2020 में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है कि डिस्टेंस एजुकेशन क्या है इंडिया में। फिर इसमें हमारा शॉर्ट नोट लिखने के लिए आया था 2020 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि डिस्क्राइब करें जो स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज है या एवल्यूएशन स्ट्रेटेजीज है किसमें, डिस्टेंस एजुकेशन में। तो देखिए कि आप ये देख सकते हैं कि डिस्टेंस एजुकेशन से किस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन को फ्रेम किया है। तो इससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि हमें डिस्टेंस एजुकेशन से रिलेटेड किसी तरह से कंटेंट अपना तैयार करना चाहिए, कौन कौन से एक्सपेक्ट को कवर करना चाहिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारे आंसर कि हमने इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो बात करते हैं डिस्टेंस एजुकेशन जो है इंडिया में चैलेंजेस और डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो अब क्या हमारे चेंजेस हैं, क्या चेंजेस एंड डेवलपमेंट की बात करें। तो इससे रिलेटेड बात करते हैं डिस्टेंस या एजुकेशन इन इंडिया चेंजेस एंड डेवलपमेंट। तो पहला देखते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अब क्या हो रहा है कि हम शिफ्ट कर रहे हैं, जो पहले जो हमारा प्रिंट बेस से अब ऑनलाइन पे जा रहे हैं, मल्टीमीडिया कंटेंट डिलीवरी पे जा रहे हैं। कि पहले हम क्या करते थे, प्रिंटेड बेस मटेरियल यूज करते थे, अब हम ऑनलाइन जा रहे हैं, मल्टीमीडिया कंटेंट डिलीवरी पे जा रहे हैं। हम यूज कर रहे हैं अपने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स को, जैसे कि हमारा स्वयं है, मॉडल है या गूगल क्लासरूम्स है ना। अब बात करते हैं और क्या है, आईसीटी इंटीग्रेशन हो गया हमारा कि अब हम अडॉप्ट कर रहे हैं जो लेक्चर होंगे वो वीडियो लेक्चर्स है, वेबिनार्स है, मूव्स है या फिर हमारे ई बुक्स है। हम यूज कर रहे हैं प्लेटफॉर्म्स का, जैसे कि स्वयं का, दीक्षा का, एनपीटीएल का, किसके लिए, ओपन लर्निंग के लिए। इसके साथ फ्लेक्सिबल एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग की फोकस कर रहे हैं हम कि कहीं भी सीख पाए, एनी टाइम सीख पाए, है नहीं, एनीवेयर सीख पाए, लर्न कर पाए। किस लिए, टू सर्व डाइवर्स लर्नर। यानी कि अब ये जो डाइवर्स लर्नर है, जो बच्चे हमारे अलग अलग तरह के बच्चे हैं, कुछ हैंडीकैप्स हैं या कुछ किसी तरह की डिसेबिलिटी उनके अंदर है, तो उन बच्चों को भी कहते हैं इससे मदद मिल जाती है। वो अपने घर पर ही बैठकर अपनी चीजें कर सकते हैं, अपनी लर्निंग को अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी लेकर रहा है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए प्रमोट कर रहा है, इंकरेज करता है हमारे जो स्किल किसके लिए, स्किल बेस्ड और वोकेशनल कोर्सेज के लिए भी, कि डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू हम अपने जो है स्किल सीख सकते हैं, वोकेशनल कोर्सेज सीख सकते हैं। इसके साथ साथ पॉलिसी सपोर्ट हो गया हमारा। पॉलिसी सपोर्ट कैसे, कि हमने इम्प्लीमेंटेशन किया है अपनी ये एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है, जो कि प्रमोट कर रही है हमारे ब्लेंड लर्निंग को और ऑनलाइन एजुकेशन को। अब बात करते हैं यूजीसी एंड डीईबी की क्या गाइडलाइंस है। इन्होंने कहा है कि इंश्योर करना चाहिए हमें अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को डिस्टेंस एजुकेशन में। अब ऐसा ना हो कि हमारी जो लर्निंग है उसकी क्वालिटी बहुत ही खराब है, उससे कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है, बच्चा अपना टाइम इसमें स्पेंड कर रहा है लेकिन उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है। तो वो ये कहते हैं कि हमारी जो डिस्टेंस लर्निंग भी है ना, तो उसमें क्वालिटी स्टैंडर्ड बहुत बेहतरीन होना चाहिए।
अब बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की, कि हम यूज करें अपने कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, हम मोबाइल एप्स का यूज करें, हम क्लाउड बेस्ड क्लासरूम्स का यूज करें, कि जो हम डेवलपमेंट करें किसका, वर्चुअल लैब्स का, सिमुलेशन टूल्स का, यानी कि हमें टेक्नोलॉजी का इनोवेशन करना है, इससे यूज करके हमें अपनी जो डिस्टेंस एजुकेशन में जो लर्निंग है बच्चों की, उसको बहुत ही इफेक्टिव बनाना है। अब बात करते हैं चैलेंजेस क्या आते हैं। अब भाई चेंजेस आए हैं तो चैलेंजेस भी तो आने वाले हैं। तो चैलेंजेस क्या है डिस्टेंस एजुकेशन में हमारे इंडिया में? पहला चैलेंजेस आता है डिजिटल डिवाइड्स। डिजिटल डिवाइड्स का क्या मतलब है कि हमारा जो है, जैसे रूरल एरिया है, मार्शलाइट्स हमारे एरियाज है, उन एरियाओं में इंटरनेट का एक्सेस की कमी है, या फिर डिजिटल डिवाइसेस उनके पास नहीं है, मोबाइल फोन नहीं है या लैपटॉप नहीं है, जिससे कि वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर पाए। बात करते हैं लो लर्नर एंगेजमेंट है। अब बात ये आती है कि अब हम क्लास में जाते हैं, हमारे टीचर के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, तो हमारा ध्यान भटकता नहीं है, क्योंकि हमारी टीचर हमें सामने से देख रही है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि हमारे टीचर हमें देख नहीं रही है, फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन यहाँ पे होता नहीं है, तो यहाँ पे जो है मोटिवेशन जो है रिड्यूस होने लगता है, डिसिप्लिन रिड्यूस होने लगता है, कि बच्चा जब मोबाइल पे क्लास ले रहा है तो हो सकता है उसके मोबाइल में अचानक से नोटिफिकेशन आ जाए। नोटिफिकेशन आने से क्या होगा, वो जाके तुरंत अपना कोई ऐप खोलकर बैठ गया है, तो ऐप खोलने से उसका पूरा टाइम वहां चले गया, तो लो लर्निंग एंगेजमेंट भी यहाँ पे हमारा हो सकता है कि लो लर्नर का एंगेजमेंट है। क्वालिटी एश्योरेंस की बात करते हैं कि हम वेराइन स्टैंडर्ड्स है किसी इंस्टीट्यूशंस में, जहाँ पे कहीं ना कहीं जो मॉनिटरिंग की या एक्रेडिटेशन की कमी हो सकती है, तो ये भी एक प्रॉब्लम आ सकती है। टेक्नोलॉजिकल इश्यूज जैसे कि हमारा जो बैंड वाइड प्रॉब्लम्स हो गई, या फिर प्लेटफॉर्म इनस्टेबिलिटीज हो गई, या कोई भी टेक्नोलॉजी का टेक्निकल सपोर्ट्स की कमी हो गई, तो टेक्निकल इश्यूज हमारे आ सकते हैं। आप ये जानते भी हैं कि ऑनलाइन लर्निंग करने के टाइम पर आपको कौन कौन से इश्यूज आते हैं, जैसे इंटरनेट हमारा ठीक से नहीं चल रहा है, या फिर हमें आवाज नहीं सुनाई दे रही है, बहुत सारे इश्यूज है जो आप जानते हैं, उन इश्यूज को आप जो है टेक्निकल इश्यूज में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं लिमिटेड टीचर ट्रेनिंग्स की, कि मैनी एजुकेटर्स आर नॉट वेल इक्विप्ड एंड टू टीच यूजिंग डिजिटल टूल्स। अब जैसे कि आप कोरोना के टाइम पे भी देख सकते हैं कि जो पुराने टीचर्स है उन्हें यूज ही नहीं करना आ रहा था डिजिटल टूल्स का, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है कि जो बहुत सारे एजुकेटर्स है जो उन्हें यूज ही नहीं करना आ रहा है, कि कैसे हम टेक्नोलॉजी का या डिजिटल टूल्स का यूज कर सकते हैं और लर्निंग को मोर इफेक्टिव बना सकते हैं, ये भी एक कमी हो सकती है। ड्रॉप आउट रेट्स की बात करें कि हाई ड्यू टू लैक ऑफ पीयर इंटरेक्शन, काउंसलिंग है, फॉलो अप है, ये मैकेनिज्म है, कि जो कहीं ना कहीं पीयर इंटरेक्शन की कमी है, या काउंसलिंग की कमी है, फॉलो अप की कमी है, तो इससे भी हमारा जो ड्रॉप आउट रेट होता है वो गिर जाता है, कि कहीं ना कहीं कि हमें जो जरूरतें हैं वो चीजें नहीं पूरी हो पा रही हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से हमारे जो है स्टूडेंट के सपोर्ट सर्विसेज है डिस्टेंस एजुकेशन में। तो ये क्वेश्चन 2023 में आया हुआ था, कि पहला हमारा एकेडमिक सपोर्ट। भाई हम पढ़ने जा रहे हैं तो हमें पहला सबसे पहले तो एकेडमिक सपोर्ट ही चाहिए। अब आप जब इस क्वेश्चन को लिखे ना, अपने माइंड में रखिए कि आपकी क्या क्या जरूरत होती है, क्या क्या सपोर्ट आपको डिस्टेंस एजुकेशन में चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन से कोर्सेज किए होंगे, तो वो चीज आप अपने माइंड में रखें तो आपके पॉइंट्स अपने आप आपको आने लगेंगे। तो पहला देखते हैं एकेडमिक सपोर्ट। एकेडमिक सपोर्ट में हमें क्या चाहिए, सेल्फ लर्निंग मटेरियल चाहिए, ऑडियो विजुअल कंटेंट चाहिए, ऑनलाइन ट्यूटोरियल चाहिए, इंटरेक्टिव सेशन चाहिए, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हमारे होने चाहिए। अब है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, जैसे ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल है, जैसे इग्नू का एडमिशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल होता है, हमारे सीसीएस यूनिवर्सिटी में भी ऑनलाइन पोर्टल है एडमिशन के लिए, ठीक है। और उसके साथ साथ एग्जामिनेशन फॉर्म है, इसके साथ कोई भी हमारी जो समस्या है उसके लिए ग्रीवेंस रिडर्सल पोर्टल है, तो उनका यूज कर पाए हम। काउंसलिंग सर्विस होनी कहते हैं सर्विसेज होनी चाहिए, कि एकेडमिक और साइकोलॉजिकल गाइडेंस मिले हमारे जो रीजनल सेंटर्स है। लाइब्रेरी का एक्सेस होना चाहिए, कि हम ई लाइब्रेरी या ओपन एक्सेस रिसोर्सेज का यूज कर पाए जो डिस्टेंस लर्नर है हमारे। पीयर इंटरेक्शन होना चाहिए, कि हम अपना कोई भी समस्या है उससे रिलेटेड डिस्कशन फोरम हमारा हो, व्हाट्सएप ग्रुप्स हो, वर्चुअल मीटअप्स हो, कि अगर कोई भी समस्या आ रही है तो उससे रिलेटेड हम अपने जो पीयर्स हैं, हमारे साथ में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके साथ में डिस्कशन कर पाए। इसके साथ साथ और क्या मेथड होंगे हमारे,
नेक्स्ट हमारे कि हमारे कैसे मूल्यांकन करेंगे, हमारे डिस्टेंस एजुकेशन में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। एक है हमारा कंटिन्यूअस असेसमेंट। हम कंटिन्यूअस असेसमेंट की यूज कर सकते हैं कि असाइनमेंट बच्चों से लिखवा लिए, प्रोजेक्ट वर्क दे दिया या ऑनलाइन क्विज वगैरह करा लिए। एंड टर्म एग्जामिनेशन हो गए कि ऑफलाइन या ऑनलाइन हमने बच्चों के एग्जाम कंडक्ट करवा लिए एक सिक्योर लॉगिन के थ्रू। जैसे कि आप देखते भी हैं कि असेसमेंट जो है असाइनमेंट्स वगैरह जो होते हैं सोल में वो एक सिक्योर लॉगिन होता है, उसमें वो अपने असाइनमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके साथ प्रैक्टिकल इवैल्यूएशन हो गया। इसमें क्या होगा कि लैब बेस होता है ये हमारा, और वर्चुअल प्रैक्टिसेस का यूज करके डिपेंडिंग ऑन द कोर्स टाइप, यानी कि कोर्स के टाइप के हिसाब से हम वर्चुअल लैब का यूज, वर्चुअल जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं या फिर लैब बेस जो है चीजें हम कर सकते हैं। अब है सेल्फ असेसमेंट टूल्स का। सेल्फ असेसमेंट टूल्स क्या, यानी कि प्रैक्टिस करना टेस्ट की या फिर एमसीक्यू जो है हमारे अपने हिसाब से कि हम अपना मूल्यांकन कर पाए। फिर बात है फीडबैक एंड मैकेनिज्म, यानी कि लर्नर जो है हमारे लर्नर फीडबैक का हम यूज करें इम्प्रूव करने में, हमारे जो कोर्स के कंटेंट है या डिलीवरी लेक्चर डिलीवरी है उसमें इम्प्रूवमेंट करें। तो ये फीडबैक भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एवेल्यूएशन स्ट्रेटेजी में डिस्टेंस एजुकेशन को। तो ये पॉइंट्स हमने सारे लिख दिए हैं, तो इन पॉइंट्स को आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करें। यहाँ पे मैंने आपको एक एक स्टेटमेंट में समझाने की कोशिश करी है। आप इसको अपने तरीके से आपको जो समझ में आया उसको एक्सप्लेन करें और कुछ एग्जांपल्स डाल दें, जिससे कि हमारा जो आंसर होगा वो बहुत इफेक्टिव बन पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑनलाइन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। आप ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से एजुकेशन में क्या समझते हैं ये बताइए। डिस्क्राइब द यूज ऑफ ऑनलाइन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, और ये भी बताइए कि ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का एजुकेशन में कैसे यूज किया जाता है। ये 2019 में क्वेश्चन आया, अभी तक इसके बाद ये क्वेश्चन हमारा देखते हैं रिपीट नहीं हुआ है, तो लेकिन आप इसे फिर भी अच्छे से पढ़ें कि क्या पता इस बार हमारा ये क्वेश्चन आ जाए। तो बात करते हैं ऑनलाइन टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन का क्या मतलब है कि हम यूज कर रहे हैं इंटरनेट का, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का, वेब बेस्ड जो टूल्स हैं उनका यूज कर रहे हैं। किस लिए यूज कर रहे हैं कि टीचिंग के लिए, लर्निंग के लिए, जो हमारी हमारी मदद करे, फैसिलेट करे टीचिंग को, लर्निंग में, है ना, हमारी सुविधाजनक चीजें करें। अब बात करते हैं इसके बाद हमारा इसमें क्या कर पाते हैं, वर्चुअल इंटरेक्शन कर पाते हैं, रिसोर्सेज को, जो हमारे रिसोर्स है उसको शेयर कर पाते हैं, एनी टाइम और एनीवेयर हम एक्सेस कर सकते हैं एजुकेशन कंटेंट पे। यानी कि जो हमारे ऑनलाइन टेक्नोलॉजी है एजुकेशन में, हम सिर्फ ऑनलाइन टेक्नोलॉजी को याद रखो कि इसका मतलब है इंटरनेट का यूज करना है, डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करना है, वेब बेस्ड टूल्स का यूज करना है। किस लिए यूज करना है एजुकेशन में, फैसिलिटेट करना है हमारी टीचिंग को, लर्निंग को। किससे करेंगे ये चीज, हमें वर्चुअल इंटरेक्शन के थ्रू करेंगे, हमारे रिसोर्सेज को शेयर करेंगे, कहीं भी कैसे भी हम पढ़ सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं अपने एजुकेशन कंटेंट पे। और कौन कौन सी चीजें इसमें हमारी इंक्लूड होगी। पहला है हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स, लाइक हमारा मूडल है या गूगल क्लासरूम है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स हो गए जैसे जूम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट टीम हो गई। उसके बाद ई रिसोर्सेज हो गए जैसे ई बुक्स हो गए, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो गए, ओपन कोर्स वेयर हो गया। उसके साथ असेसमेंट टूल्स हो गए जैसे कि क्विज हो गए, टेस्ट हो गए, असाइनमेंट्स हो गए। अब कैसे यूज करेंगे ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का एजुकेशन में, जैसे कंटेंट डिलीवरी में हम यूज करेंगे कि हम ऑनलाइन लेक्चर्स है, वीडियो ट्यूटोरियल है, हमारा जो रीडिंग मटेरियल है उसे शेयर करते हैं डिजिटली, है ना। जैसे प्लेटफॉर्म लाइक स्वयं है, हमारे यूट्यूब है, हमारे कोरा है, वो हमें सपोर्ट करता है। इंटरेक्टिव लर्निंग की बात करें तो इंटरेक्टिव लर्निंग कैसे करेंगे, गूगल मीट पे हमारे मैम जैसे क्लासेस लेती हैं, जूम्स पे लेती हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे लेती हैं, जो हमारे क्या है अलाउ करते हैं कि हम लाइव क्लासेस ले पाए। इसमें स्टूडेंट अपने क्वेश्चंस पूछ सकता है, स्क्रीन शेयर कर सकता है, कोलैबोरेटरी रियल टाइम पे सीख सकता है सभी के सहयोग से। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन मेथड हमारा हो सकता है। इसके साथ हम ऑनलाइन क्विज कर सकते हैं, असाइनमेंट्स कर सकते हैं, एग्जाम्स हो गए जो भी कंडक्ट किए जा सकते हैं हमारा लर्निंग मैनेजमेंट टूल्स के मतलब सिस्टम्स के द्वारा। हम ऑटो ग्रेडेड टेस्ट देख सकते हैं, इंस्टेंट हमारे फीडबैक सपोर्ट लर्निंग, यानी कि हमारे जो इंस्टेंट जो फीडबैक है वो सपोर्ट लर्निंग में मदद करेगा। इसके साथ और क्या कर सकते हैं ऑनलाइन का, हम अपने कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, यानी कि स्टूडेंट और टीचर्स है वो इंटरेक्ट कर सकते हैं ईमेल के थ्रू, फॉरम्स के थ्रू या डिस्कशन बोर्ड के थ्रू। इसके साथ साथ कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, जैसे हम टूल्स का यूज करके हमारा जैसे गूगल डॉक्स है उसका यूज कर सकते हैं, और पैडलेट्स का यूज कर सकते हैं। रिसोर्सेज के एक्सेस कर सकते हैं कैसे, डिजिटल लाइब्रेरी हमारी है जैसे ई बुक्स
है, जर्नल्स है, जो प्रोवाइड करता है हमें वास्ट लर्निंग, यानी कि बहुत वास्ट लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करता है, जिसमें हमारे प्लेटफॉर्म्स में हमारे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है जो कि फ्री एकेडमिक कंटेंट हमें प्रोवाइड करता है। इसके साथ फ्लेक्सिबिलिटी और इंक्लूसिव लर्निंग की बात करते हैं कि स्टूडेंट लर्न कर सकता है अपने हिसाब से, रिविजिट कर सकता है लेक्चर्स पे कभी भी। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि जब बच्चे को टाइम मिला या फिर उसे एक बार में नहीं समझ में आया तो वो दोबारा से जाके सुबह रिविजिट करे और अपना कहीं भी कैसी भी किसी भी तरीके से वो सीख सकता है। हेल्प करता है, जैसे जो व्यक्ति हमारा प्रोफेशनली कोई काम कर रहे हैं या जो घरों में महिलाएं हमारी काम कर रही हैं, या फिर ऐसे जो बच्चे हैं जो रिमोट एरिया में रहते हैं लेकिन अपने एजुकेशन को कंटिन्यू करता है, तो उनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी लेके आ रहा है, इंक्लूसिव लर्निंग दे रहा है कि यहाँ पे बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के हर कोई एजुकेशन ले पा रहा है। बात करते हैं टीचर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में भी। ऑनलाइन हमारे जो वर्कशॉप्स है, वेबिनार्स है, कोर्सेज है, जो कि हेल्प करते हैं हमारे जो एजुकेटर्स है उनको स्किल्स को अप करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा कि क्या आया है कि शॉर्ट नोट लिखना है हमारा। तो इसमें ना लॉन्ग में शॉर्ट नोट्स में काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो हमारे पढ़ते हैं, पहला है मॉडलिटी ऑफ टीचिंग। मॉडलिटी ऑफ टीचिंग 2019 में एक शॉर्ट नोट आया था कि पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मॉडलिटी होती क्या है। तो मॉडलिटी ऑफ टीचिंग सिलेबस के अंदर हमारा टीचिंग है, ट्रेनिंग है, इंस्ट्रक्शंस है, कंडीशनिंग है और इंडोक्ट्रिनेशन है। तो मैंने यहाँ पे सभी पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि टीचिंग क्या होती है, कि टीचिंग एक प्रोसेस होती है किसकी फैसिलिटेटिंग करने में लर्निंग को, किसके द्वारा एंगेजिंग स्टूडेंट इन एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स। हमें जो टीचिंग हम पढ़ा किसको रहे हैं, है ना, हम लर्नर्स को, यानी कि एक प्रोसेस है कि हम लर्निंग करा रहे हैं किसकी, कहते हैं स्टूडेंट को एंगेज करके, किसके उनको नॉलेज प्रोवाइड करें, स्किल्स दे रहे हैं या वैल्यूज है उनकी एटीट्यूड में हमारा उनको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ब्रॉड एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस होता है जिसका एम होता है कि हम स्टूडेंट को, उसका एम होता है कि स्टूडेंट डेवलपमेंट। वह टीचिंग हम, आप समझ रहे हैं कि आप टीचिंग करेंगे क्लास में तो बच्चों को एंगेज करेंगे ना, किसमें एंगेज करेंगे, नॉलेज एक्वायर करने में, स्किल्स को, वैल्यूज को, एटीट्यूड्स को। और ये कैसी प्रोसेस है, फैसिलिटेट कर रहे हैं हम लर्निंग को, है ना। ये ब्रॉड है, बट टीचिंग बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है हमारा, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है जिसका एम होता है कि स्टूडेंट के डेवलपमेंट, उसका एम है। अब बात करते हैं कौन कौन से एक्सपेक्ट है कि मेन फोकस होता है कि हमें बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, हमें इंटरेक्टिव मेथड का यूज करना है, जैसे डिस्कशन हो गया, केस स्टडी हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स हो गए। हम क्या और क्या कर सकते हैं, हम हमारी जो ये फॉर्मल तरीके से हो सकते हैं, इनफॉर्मल सेटिंग्स में हमारी टीचिंग हो सकती है, जैसे क्लासरूम में हो गए, आउटसाइड क्लासरूम्स हो गई। जैसे कि इनफॉर्मल तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं और दीवारों पे कुछ लिखा है ना, तो इनफॉर्मल तरीके से ही तो हमारी टीचिंग हो रही है ना ये। तो आउटसाइड, है ना, कुछ इसका, जैसे मैंने एक जो है चंडीगढ़ में जब एग्जाम दिया था तो चंडीगढ़ में मैंने देखा था कि वहाँ की हर दीवार पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ था, और वो लिखा ऐसा था जैसे कहीं पे हमारा सोलर सिस्टम का चार्ट बना हुआ है, कहीं पे मैथ्स के फॉर्मूले लिखे हुए हैं, कहीं पे मैथ्स के टेबल्स वगैरह हमारे लिखे हुए हैं, कहीं पे हमारे जो है आस एन आर वगैरह लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से इनफॉर्मल तरीके से, यानी कि बच्चा अगर कहीं चल भी रहा है ना, वो स्टेयर्स पे भी चढ़ रहा है तो वो देख रहा है और चीजें सीख रहा है, तो ये भी इनफॉर्मल तरीके से हमारी चीजें हो सकते हैं। वो मेथड मुझे बहुत अच्छा लगा था, और वहाँ का जो स्कूल से कहीं ना कहीं मुझे बहुत बेहतरीन लगे थे यहाँ के स्कूल के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं टीचिंग। टीचिंग क्या होती है, लर्नर सेंटर होती है हमारी, और क्रिटिकल थिंकिंग पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं, क्रिएटिविटी पे ध्यान देते हैं, नॉलेज पे हम ध्यान देते हैं, नॉलेज एप्लीकेशन पे। जैसे कि एग्जाम्पल हमारे बीएड, क्या कहते हैं, एमएड हो गया, बीएड कोर्सेज में हो गया। अब ट्रेनिंग की बात करते हैं। ट्रेनिंग से आप समझ भी रहे हैं कि आपने कहीं ना कहीं ट्रेनिंग की होगी, जैसे ट्रेनिंग किसी बीच, जैसे किसी ने टैली वगैरह सीखा होगा, या फिर हमने जो बीएड है हमारा, उसमें हमारे जब ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, इंटर्नशिप होती है, एक तरह से ट्रेनिंग ही हो गई हमारी। तो ट्रेनिंग क्या होती है, मोर स्पेसिफिक फॉर्म होती है टीचिंग की, जो कि जिसका प्राइमरी जो हमारा एम होता है किसी भी एक स्पेसिफिक स्कूल को डेवलप करना, या फिर कोई क्षमता हमारे अंदर डेवलप करना। जैसे अनलाइक टीचिंग, वे कहते हैं अनलाइक टीचिंग क्या था, हमारा एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट था, विच में, लेकिन हम देखें कि विच में भी ब्रॉडर लर्निंग गोल्स। और ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग हमारी डिजाइन की जाती है मेक द लर्नर कॉम्पिटेंट इन पर्टिकुलर टास्क, यानी कि ट्रेनिंग का जो स्कोप है वो हमारा जो है, कहते हैं इतना ब्रॉडर स्कोप नहीं है,
है ना। हमारा यहाँ पे एक पर्टिकुलर लर्नर पे हम ध्यान दे रहे हैं कि उसे एक कंपेटेंसी सिखा रहे हैं किसी भी टास्क को करने के लिए। अब बात कर रहे हैं फोकस क्या करते हैं, इसके कौन कौन से एस्पेक्ट है कि हमें कोई स्किल को डेवलप करनी है, एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि बच्चा यहाँ पे करके सीख रहा है। ठीक है, ये किस में यूज किया जाता है, ये वोकेशनल या टेक्निकल फील्ड में यूज किया जाता है। इट कैन बी डन इन, ये दो तरीके से हो सकती है, फॉर्मल भी हो सकती है, किसी इंस्टीट्यूशन में हम चले गए, या इनफॉर्मल तरीके से भी हो सकती है कि जॉब पर हम जाके सीख रहे हैं, ऑन द जॉब पे सीख रहे हैं। जैसे कि जैसे हमारा टीचिंग का हमारा काम है, लेकिन हम साथ साथ में थोड़ा बहुत मैनेजमेंट का काम कर देते हैं, तो ये इनफॉर्मल तरीके से हो गया हमारा। अब ट्रेनिंग जो है हमारी इसेंशियल होती है किसके लिए, वोकेशनल एजुकेशन के लिए, जो कि हमारी किस बात पे ध्यान देती है, परफॉर्मेंस के आउटकम पे ज्यादा ध्यान देते हैं। अब बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन से आपको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा, है ना। जैसे हम कोई रेसिपी बनाने वाले होते हैं तो हम सर्च करते हैं फटाफट से गूगल पे और जाके देखते हैं कि भाई इस रेसिपी की क्या क्या स्टेप्स दिए हुए हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन है कि हम उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए एक जो चीज हम करने वाले हैं उस तक उसको कर लेते हैं अच्छे से। तो इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है, इंस्ट्रक्शंस का मतलब है कि हमारी सिस्टमेटिकली प्रोसेस है किसमें, टीचिंग के अंदर, where specific information is delivered to the learner in a systematic way। यानी कि एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है जो बच्चों को डिलीवर किया जा रही है कि इसमें एक सिस्टमेटिक वे में, या तो वो आइदर टीचर डायरेक्टेड या फिर लर्नर ड्राइवन। ठीक है, अब जैसे कि इंस्ट्रक्शंस में हम देख सकते हैं कि मैथ में जब हम कोई चीज बच्चों को सिखाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं, है ना। तो ये सारे एक एग्जांपल हो सकता है हमारा। अब बात करते हैं की एस्पेक्ट्स की, कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है हमारा आउटकम्स का जो डेफिनेट होता है हमारा। एक मिनट, है ना। तो इसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हमारे आउटकम्स आर डिफाइंड होते हैं कि हमारा इस ऑब्जेक्टिव यानी कि इसको करने के बाद हमारा ये आउटकम आने वाला है। अब बात करते हैं ऑफरली, अक्सर ही हम इसे यूज करते हैं हमारे टीचिंग कंटेंट में इन ए स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, जैसे कि हमारे लेक्चर हो गया या फिर वर्कशॉप्स हो गई। अब इट कैन बी डन, ये कैसे हो सकती है, डायरेक्टली हो सकती है, इनडायरेक्टली होती है, ये डिपेंड करता है हमारे जो लर्नर है उसकी नीड के हिसाब से। स्ट्रक्चर हमारे क्रिटिकली एस्पेक्ट होता है इसमें टीचर लर्निंग प्रोसेस में। इट मस्ट बी ऑर्गेनाइज इन सिक्वेंट फॉर इफेक्टिव लर्निंग, जैसे हमारे टीचिंग मेथड्स हो गए। अब बात करते हैं कंडीशनिंग। कंडीशनिंग क्या होती है, कंडीशनिंग का बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि कंडीशनिंग से रिलेटेड आप थ्योरी भी पढ़कर आए हैं। तो कंडीशनिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या है लर्नर के बिहेवियर को शेप करने की मतलब बिहेवियर को, लर्नर का जो बिहेवियर है उसका जो व्यवहार है उसको शेप करने की कोशिश करते हैं। री इन्फोर्समेंट के द्वारा डिजायरेबल एक्शन में चेंज करने की कोशिश करते हैं, या डिस्करेज करने की कोशिश करते हैं, जो भी उसका अनडिजायरेबल चेंज बिहेवियर होता है उसको हटाने की कोशिश करते हैं। तो ये बेस है हमारा किस पे, एक बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल पे, किसके, लर्निंग के बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल हमारा बेस है। कंडीशनिंग से जैसे अब हमारे कौन सा एस्पेक्ट है, एक पॉजिटिव री हो सकता है, एक नेगेटिव री हो सकता है। कि पॉजिटिव री क्या होगा, कोई बिहेवियर हमें जो उसका अच्छा है उसे इन्फोर्स करना है, हमें उसे बढ़ाना है। जैसे कि उसने कोई अच्छा काम किया, उसने देखा कि क्लास में किसी की पेंसिल गिरी हुई थी, उसने उसको अपनी जेब में न रखकर मैम को बोला कि मैम ये देखिए मेरे को पेंसिल मिली है, तो आप ये पूछिए कि किसकी पेंसिल है। तो ये उसका एक अच्छा बिहेवियर था, उसने ऑनेस्टी के साथ मैम को पेंसिल दी। तो ये उसे हमें री करना है कि वो ऐसा काम वो दोबारा से दोहराए, यानी कि ऑनेस्टी उसके मन में रहे। तो हमने उसे कहा कि हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया तुमने, और उस बच्चे के लिए क्लैप बजवा दी। तो ये पॉजिटिव री हो गया। अब एक नेगेटिव री का मतलब ये है कि उसने कोई चीज, वही पेंसिल की बात एग्जाम्पल लेते हैं कि उस पेंसिल को उसने फटाफट से अपनी जेब में रख लिया। तो ये उसका नेगेटिव बिहेवियर था, क्योंकि हमें कोई भी चीज किसी से बिना पूछे नहीं लेनी चाहिए। तो उसे हमें नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के थ्रू से उस अनडिजायरेबल बिहेवियर को हमें हटाना है। तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देंगे, उसे कहेंगे कि नहीं बेटा ऐसे नहीं करना होता है, कोई भी चीज किसी से बिना पूछे नहीं लेनी होती है। तो उसको थोड़ा सा धमका दिया। तो इस तरीके से हम क्या है कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के द्वारा उसका जो अनडिजायरेबल बिहेवियर था उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अक्सर यूज किया जाता है किसमें, हमारा जो बिहेवियर है उसको मॉडिफाई करने में, यानी कि बिहेवियर को मॉडिफिकेशन में ये टेक्निक यूज की जाती है। कंडीशनिंग थ्योरीज जैसे आपने पढ़ी भी है, हम जो कि पावलो स्किनर की थ्योरी थी, जो कि डिस्कस की हुई है हमारे जो बिहेवियरिस्टिक लर्निंग थ्योरीज में, यानी कि बिहेवियर से रिलेटेड थ्योरी है हमारी।
इंडोक्ट्रिनेशन का क्या मतलब होता है, चलिए इसका मतलब समझते हैं। ये प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है टीचिंग की? समवन एक्सेप्ट टू अ सेट ऑफ बिलीफ्स एंड आइडियोलॉजीज एंड डॉक्ट्राइन्स अनक्रिटिकली। अनक्रिटिकली मतलब बिना उस पे सोच विचार करे, जो भी किसी कोई विश्वास है या कोई आइडियोलॉजीज है या कोई भी डॉक्ट्राइन्स है, उन्हें हमें एज इट इज ही उसको स्वीकार कर लेना है। ठीक है ना? उसपे हमें कुछ तर्क नहीं करना है, कोई क्वेश्चन नहीं करना है, बस उसको हमें जैसा बताएगा उसी को स्वीकार स्वीकार कर लेना है। जैसे कि हमारे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल, जैसे कि हमारे ये गुरु होते हैं, है ना? गुरु मतलब जो जैसे ये लेक्चर देते नहीं है, जैसे हमारा प्रेमानंद महाराज जी हैं, तो एग्जाम्पल है ये, इसे आप पर्सनली ना ले। ठीक है? तो वो हमें जो चीज बता रहे हैं तो उन पे क्वेश्चनिंग जैसे नहीं करी जा रही है, तो ये एक बिलीफ है, ये आइडियोलॉजी है, मतलब एज इट इज हमारा उन्हें स्वीकार कर लेना। इसमें क्रिटिकल थिंकिंग कहीं भी नहीं इंक्लूड होती है। ये एग्जांपल से इसे पर्सनली मत लेना प्लीज। ठीक है? मैंने आपको इस तरीके से समझाना है, यानी कि अथॉरिटीज है जिन्होंने उसको हमने तुरंत ऐसे ही स्वीकार कर लिया है, कि जैसे हमारे पेरेंट्स भी है, उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसे ही, है ना, कि ऐसा ऐसा होता है, तो आपने स्वीकार कर लिया, हाँ भाई ऐसा होता ही होगा। तो इसमें हम इन्वॉल्व करते हैं, यहाँ पे परसुएटिंग करते हैं, इंडिविजुअल को परसुएट करने की कोशिश करते हैं, अडप्ट करने के लिए कोई स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू विदाउट अलाउइंग देम टू क्वेश्चनिंग और क्रिटिकल इवैल्यूएशन थ्रू दोस आइडियाज। बना मतलब कि बिना किसी क्वेश्चन के उस स्पेसिफिक चीज को कोई इंडिविजुअल को परसुएट करने में मदद करना, या इवैल्यूएट जो कहते हैं उस जो आइडियाज है उसके ऊपर क्रिटिकल थिंकिंग हमने की ही नहीं है। ठीक है? तो कहने का जैसे कि एक और एग्जांपल ले सकते हैं हमारा, जैसे फेयर एंड लवली वाला। तो फेयर एंड लवली में वो बोलते हैं ना कि जो फेयर एंड लवली लगाएगा वो गोरा हो जाएगा, तो उस पे लोग विश्वास कर रहे हैं, है ना? किसी ने यही नहीं बोला कि भाई लोग फेयर क्यों चाहिए, जो नेचुरल कलर है वो बहुत अच्छा कलर है भाई, है ना? तो वो मतलब एक बिलीफ बना रहे हैं, इस तरीके से एक मेंटेलिटी हमारी सेट कर रहे हैं कि नहीं, जो जिसका कलर फेयर है वो बहुत अच्छा है ना? तो भाई कलर दोनों ही मैटर करते हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब इंसान की पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है। ठीक है ना? अब बात करते हैं की एस्पेक्ट्स की। ठीक है? की एस्पेक्ट्स क्या है हमारे, कि हाँ यहाँ पे हम ब्लाइंडली जो है एक्सेप्ट, यानी कि ये ब्लाइंडली एक्सेप्ट करना, या फिर स्पेसिफिक हमारे जो आइडियाज हैं या बिलीफ्स हैं उन्हें अंधविश्वासों की तरह स्वीकार कर लेना है। ये अक्सर कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है? जैसे पॉलिटिकल एजुकेशन से रिलेटेड, या रिलीजियस एजुकेशन से रिलेटेड, या नेशनलिज्म से हो गया हमारा रिलेटेड। इसमें हम जो है करेज नहीं करते, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग का इसमें कोई स्कोप नहीं है, जो इंडिपेंडेंट जजमेंट है उसका कोई स्कोप नहीं रहता। ठीक है? इंडोक्ट्रिनेशन का देखें तो इसमें हमारे जो ज्यादातर जो है नेगेटिवली, ये कहते हैं नेगेटिवली हमारा जो है व्यू होता है एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट में, इट इज अ लिमिटेड क्रिटिकल थिंकिंग। इसमें क्रिटिकल थिंकिंग की जो है लिमिटेड होता है, इसमें हम जो है नॉट अ प्रेफर्ड अप्रोचेस इन एजुकेशन सेटिंग्स। अब बात करते हैं कंक्लूजन। अभी तक हमने क्या समझा, कि हमने ये समझा कि जो है टीचिंग का जो है एक ब्रॉड एंड फोकस, ब्रॉड टीचिंग ब्रॉड होती है, फोकस करती है किसी पे, बच्चे के ऑल ओवर डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट पे या होलिस्टिक डेवलपमेंट पे बात करते हैं। ट्रेनिंग में हम कोई स्पेसिफिक स्किल्स को सीखते हैं, परफॉर्मेंस को सीखते हैं, यानी कि स्किल बिल्डिंग करना और परफॉर्मेंस करना। इंस्ट्रक्शंस में हमने कि ये एक मोर स्ट्रक्चर्ड होती है, फॉर्मुलाइज अप्रोचेज होती है डिलीवर कंटेंट को डिलीवरी करने में। कंडीशनिंग में हमने फोकस करा कि हम चेंज कर रहे हैं बिहेवियर में किसी रिवॉर्ड और पनिशमेंट के थ्रू। और डॉक्ट्रिन इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब है हम अनक्रिटिकली एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिना किसी के उसकी बिना किसी तर्क को लगाए हुए किसी भी आइडियोलॉजी और बिलीफ को स्वीकार कर लेना। तो ये इसमें आ जाएगा। जो ईच मॉडलिटी है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल कहते हैं, रोल है डिपेंडिंग ऑन एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। मैंने ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की है। और अब देखिए कि इसका एक मैंने समरी टेबल भी इसमें ऐड किया है कि टीचिंग क्या एक ब्रॉडर प्रोसेस है फैसिलिटेट करने में, लर्निंग में। ये एक लर्नर सेंटर पे फोकस करते हैं, हमारे होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। ट्रेनिंग की बात करें कि हम यहाँ पे डेवलप करते हैं स्पेसिफिक स्किल को, कॉम्पिटेंसीज को। फोकस की बात करें कि स्किल एप्लीकेशन पे हम फोकस करते हैं, परफॉर्मेंस पे फोकस करते हैं। इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो इंस्ट्रक्शंस में हमारे जो है हमारे स्ट्रक्चर डिलीवरी कर, यानी कि हम कंटेंट को एक स्ट्रक्चर वे में डिलीवर कर रहे हैं। कंटेंट डिलीवरी एंड सिस्टमेटिकली लर्निंग हो गया हमारा। कंडीशनिंग में हम बिहेवियर को रीइंफोर्समेंट के द्वारा शेप करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि इसका मेन एम क्या है, फोकस करना हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई करना और लर्निंग में। ठीक है? इंडोक्ट्रिनेशन में की टीचिंग करना, अनक्रिटिकली एक्सेप्टेंस करना, आइडियाज को एक्सेप्ट करना, डॉक्ट्राइन और बिलीफ्स को।
ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे कि स्टेजेस क्या है टीचिंग में। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप इसे अच्छे से तैयार करें कि क्या हमारे स्टेप्स होते हैं। पहले अब देखिए 3 तरह के स्टेप्स होते हैं कि आप सोचिए कि आप क्लास में जा रहे हैं, तो पहले आप क्लास में जाने से पहले क्या तैयारी करेंगे, फिर क्लास में जाने के बाद की तैयारी होगी आपकी, फिर क्लास में जब आपकी लेक्चर वेक्चर दे दिया उसके बाद आप उन चीजों को की मूल्यांकन करेंगे। तो 3 स्टेप में हमारे टीचिंग के स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है प्री एक्टिव। प्री एक्टिव नाम से समझ में होगा, प्री मतलब पहले, एक्टिव मतलब पहले ही हम एक्टिव हो गए हैं उस स्टेज में, यानी कि हमारा प्लानिंग फेज कह सकते हैं इसे। प्री एक्टिव इसके में क्या होता है, स्टेज में क्या होता है कि हम एक्चुअली टीचिंग बिगिनिंग, यानी कि टीचिंग जो बिगन होती है, टीचिंग स्टार्ट होने से पहले ही हम कहते हैं इस स्टेज में की शुरुआत हो जाती है। इसमें वो सारी एक्टिविटीज इंक्लूड होती है, जैसे प्लानिंग हो गया, प्रिपरेशन करना एक्टिविटीज का, जो टीचर को करनी है। कब करनी है, जब वो लेक्चर अपना देगी उससे पहले ही वो सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर लेती है कि हाँ आज मुझे ये पढ़ाना है, आज मेरे पढ़ाने का ये ऑब्जेक्टिव है, बच्चों को मुझे इस तरीके से अपने कंटेंट को बच्चों के सामने प्रेजेंट करना है। यानी कि जिससे कि ये अगर हमारे माइंड में सारी चीजें पहले से ही तैयार होंगी कि हमें इस तरीके से अपने लेक्चर को लेके जाना है, तो हमारा जो लेसन होगा ना वो बहुत ही स्मूथली रन करेगा, है ना। अगर मुझे यही नहीं पता है कि मुझे जाके क्लास में करना क्या है, फिर मैं वहां जाऊंगी, फिर सोचूंगी कि नहीं यार ये कराना चाहिए कि ये नहीं कराना चाहिए, अच्छा इसे क्यों कराना चाहिए पहले, है ना, क्योंकि हमारी अप्रोच भी तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो जाती है ना। प्री नॉलेज से हमारा प्री नॉलेज से हमारा न्यू नॉलेज तक कनेक्ट करते हैं, तो इसलिए हमारी प्री एक्टिव स्टेज जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टीचिंग के अंदर में। अब एलिमेंट्स की क्या, कौन कौन से एलिमेंट का हमें ध्यान रखना होगा, हमें सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना होगा, हमें डिटरमाइन करना होगा कि हमारे क्लियर और मेजरेबल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हो, कि यानी कि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स है उनको हम फुलफिल कर पाए, पहले ही हमारे क्लियर हो, मेजरेबल हो कि बच्चों को इतना सिखाना है, स्पेसिफिक व्हाट स्टूडेंट शुड बी एबल टू डू आफ्टर द लेसन, कि इसे सीखने के बाद बच्चों में क्या चेंज आने वाले, क्या कर पाएंगे बच्चे। जैसे मैंने बच्चों को क्या सिखाया कि मैंने बच्चों को एडिशन सिखाए, तो इससे क्या होगा, इससे ये बेनिफिट होगा कि बच्चे अब कोई भी नंबर होगा उसको जोड़ना सीख पाएंगे, तो ये इसके हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अब है हमारा सिलेक्ट करना कंटेंट को, यानी सिलेक्टिंग कंटेंट, तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि क्या मटेरियल, क्या टॉपिक हमें अपने लेसन में कवर करना होगा जो हमारे करिकुलम की रिक्वायरमेंट्स है। चूजिंग टीचिंग मेथड्स, अब हर चीज को पढ़ाने का एक मेथड होता है ना, तो हम ये डिसाइड करें कि कौन सा मेथड हमारे जो कंटेंट को डिलीवरी करने में सबसे इफेक्टिव होगा, क्योंकि हर एक ही चीज, मतलब कोई भी चीज है उसको हर बच्चे को एक मेथड से नहीं बता सकते ना। अब जैसे कोई चीज है, जैसे साइंस से रिलेटेड कोई चीज है, तो वो बच्चों को ज्यादा अच्छे से तब समझ में आएगी कि उसको हम बच्चों को एक्सपेरिमेंट करके दिखाएं। अब जैसे एक हमारे क्लास में ये भी हुआ होगा कि आपने देखा होगा कि मैम ने एक प्याज मंगाई होगी, उसको उसके जो छिलका है उसको उतारा होगा, उसको माइक्रोस्कोप में देखा होगा, फिर हमें दिखाया होगा देखो इसमें कैसी एक ईंटों जैसी जाली बनी हुई है, एक दीवार से दिखाई दे रही है, तो वो करके दिखाने वाली चीज थी। तो इसी तरह से हमें मेथड पहले चूज करने चाहिए कि हम जो टीचर है वो पहले ही अपने चूज कर पाए टीचिंग मेथड की, लेक्चर मेथड से पढ़ाना है, डिस्कशन मेथड से पढ़ाना है या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से पढ़ाना है, कि बच्चे देख कर सीख पाए। इसके साथ साथ और कौन सी चीजें तैयार करनी है, हमें प्रिपेयर करने हैं टीचिंग एड्स। अब भाई मुझे जब मैंने वो एक्सपेरिमेंट बच्चों को दिखाना था, या बच्चों को ही दिखाना था कि कैसे एक जो हमारे प्याज का छिलका है उसके अंदर एक दीवार जैसी संरचना बन रही है, तो मुझे वो एड्स भी तो चाहिए ना, मुझे बच्चों के दिखाने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए होगा, मुझे स्लाइड वगैरह चाहिए होंगी, तो ये विजुअल एड्स है। जैसे हमें टीचर को रिसोर्सेज यानी कि एड्स, यानी कि टीचिंग के टाइम पे एड्स मतलब किस चीज की, टीचिंग को हेल्प करने के लिए कौन कौन सी मटेरियल चाहिए, जैसे विजुअल एड्स चाहिए, मल्टीमीडिया चाहिए, हैंड आउट चाहिए, या हमें डिजिटल टूल्स चाहिए जो कि हमारे लेसन को सपोर्ट करे। प्रिपेयरिंग असेसमेंट, सॉरी प्लानिंग असेसमेंट। प्लानिंग असेसमेंट में क्या होता है कि हम डिजाइन करें टूल्स का, जैसे हमारे टेस्ट है, असाइनमेंट्स है, एक्टिविटीज है, जो कि हेल्प करे कि बच्चे ने कितना समझा है। अब हमने पढ़ा दिया और यही नहीं देखा कि बच्चों को समझ में आया है नहीं, क्या पता वो डर के मारे शांत बैठे हो, क्या पता वो डर के मारे क्वेश्चन ही नहीं पूछ पा रहे हो। तो हमें बच्चों का असेसमेंट भी तो करना है ना, टेस्ट लेना है, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे कि बच्चों को कितना समझ में आया है। ठीक है, अब है सेकंड स्टेज हमारा इंटरेक्टिव स्टेज, इंटरएक्टिव। इंटरएक्टिव, आप नाम से समझ पा रहे होंगे, ये एक एग्जीक्यूशन फेज है जहाँ पे हमने जो चीजें करी हैं उसको एग्जीक्यूट करने का अब टाइम आ गया है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्चुअल टीचिंग होती है, लेसन प्रोसेस जो है यहाँ पे हैपनिंग हो जाती है, मतलब कि अब हम एक्चुअली टीचिंग कर रहे हैं, लर्निंग प्रोसेस अब की, लर्निंग प्रोसेस की अब शुरुआत हो गई है, एक्चुअल में चीजें अब चल रही हैं। तो यहाँ पे इन्वॉल्व होता है हमारा एक्टिव डिलीवरी ऑफ लेसन, हम एक्टिवली लेसन को डिलीवर कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं बच्चों के साथ में, एंगेज कर रहे हैं बच्चों
बच्चों को अपनी लर्निंग एक्टिविटीज में। एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं? एलिमेंट्स हमारा होगा पहले इंट्रोडक्शन। हम जाएंगे ना क्लास में तो क्या बोलेंगे कि जाते ही तुरंत अपना बच्चों को अपना लेसन पढ़ाना स्टार्ट करेंगे? नहीं, पहले हम क्या करेंगे, बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे अपने टॉपिक से, मोटिवेट करेंगे स्टूडेंट से कि क्या आज हम पढ़ने वाले हैं, सेट करेंगे हमारे कंटेंट्स को कि लेसन जो सेटिंग द कंटेंट फॉर द लेसन, कि हम ऐसा बोलेंगे कि भाई जैसे कि आज हम जैसे कोई भी क्वेश्चंस पूछेंगे, है ना, इंट्रोडक्शन हमने इसकी सीखी थी कि बच्चों को से प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड अपने क्वेश्चंस पूछेंगे, उससे फिर अपने जो नया टॉपिक है उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इंट्रोडक्शन करेंगे। तो फिर है रिप्रेजेंटेशन, कि हम अपने जो कंटेंट है उसको डिलीवर करेंगे टीचिंग मेथड्स के द्वारा, जैसे कि हमारा लेक्चर मेथड हो गया, डिस्कशन मेथड हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो गया, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस हो गई। एंगेजमेंट की बात करेंगे, एंगेजमेंट में कैसे कि हम एक्टिवली इन्वॉल्व करेंगे अपने बच्चों को, किसी क्वेश्चनिंग के थ्रू या ग्रुप वर्क के थ्रू या हैंड ऑन एक्टिविटीज के थ्रू, कि जिससे उनकी लर्निंग का जो है वो बहुत, उनकी जो समझ है उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत अच्छे से समझ जाए वो चीजों को। अब बात करेंगे गाइडेंस एंड प्रैक्टिस, यानी कि उन्हें प्रोवाइड करेंगे अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट को प्रैक्टिस करने की, जो कंटेंट है उसको कहते हैं उस पर वो प्रैक्टिस कर पाए। अब जैसे बच्चों को, जैसे कोई क्वेश्चन है, हमने एडिशन के 2-3 क्वेश्चन बच्चों को दिखा करके बता दिए कि भाई ऐसे ऐसे करके ऐसे जोड़ना है, तो हम ये बोलेंगे कि चलो मैं 5 क्वेश्चन आपको देती हूँ, फटाफट से बच्चों इनको करके दिखाओ। अब हम वहाँ पे कहते क्लास में घूमते रहेंगे और देखते रहेंगे कि कौन बच्चा कर पा रहा है, कौन बच्चा नहीं कर पा रहा है। अगर हम ये देखेंगे कि अगर इस बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो उसे तुरंत समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे गाइडेंस और प्रैक्टिस का यूज किया जाता है कि बच्चे वहाँ पे एक टीचर्स के गाइडेंस में सीखने की कोशिश करते हैं, खुद प्रैक्टिस करते हैं कंटेंट पे। अब बात करते हैं फीडबैक की। फीडबैक का मतलब क्या है कि हम इमीडिएटली फीडबैक ऑन स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, हम बच्चों को ये समझाएंगे कि हाँ बेटा तुम्हें, हाँ देखो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, अब ये 5 क्वेश्चन अपने होमवर्क में करके जाना। और जैसे नहीं समझ में आया तो हम ये समझाएंगे कि बेटा देखो इसे ऐसे करके ऐड करना है, आप काउंट्स करके ऐड कर सकते हो, आप फिंगर्स पे ऐड कर सकते हो, आप लाइन खींच कर ऐड कर सकते हो। तो या फिर उसकी कोई कंफ्यूजन है उसको भी एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट हमारा कौन सा पार्ट होगा, हमारा थर्ड पार्ट है हमारा पॉजिटिव एक्टिव पोस्ट एक्टिव स्टेज। पोस्ट एक्टिव, पोस्ट मतलब हो चुकी है वो चीजें, अब उसके बाद हमें एक्टिव होना है, यानी रिफ्लेक्शन करना, या फिर इवोल्यूशन फेज हम इसे कह सकते हैं। कि इस स्टेज में हम क्या करते हैं, हम इन्वॉल्व करते हैं, इवोल्यूशन करते हैं स्टूडेंट की लर्निंग को, रिफ्लेक्टिंग करना इफेक्टिवनेस ऑफ लेसन, यानी कि इसमें हम फोकस करते हैं, असाइनिंग करते हैं कि लर्निंग जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या बच्चे उस जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे क्या हम उसको अचीव कर पाए या नहीं कर पाए, और हमने जो पढ़ाया था उस प्रोसेस में और क्या कैसे हम सुधार कर सकते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे हो सकते हैं, हमारा असाइनमेंट्स हो गया कि हम असाइनमेंट की मदद से कर सकते हैं, हम कंडक्ट कर सकते हैं फॉर्मल इनफॉर्मल असाइनमेंट, क्विज ले सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं, असाइनमेंट्स ले सकते हैं, प्रेजेंटेशंस ले सकते हैं, जिससे कि हम ये मूल्यांकन कर पाए कि बच्चा कितना समझा है। रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्टिंग ऑन द लेसन्स एंड कंसीडर व्हाट वर्किंग वेल एंड व्हाट कुड बी इंप्रूव फॉर फ्यूचर लेसन्स, कि हम अपने लेसन जो हमने पढ़ा है उसमें ये देखें कि और क्या काम कर सकते थे और किस तरीके से हमारे लेसन को फ्यूचर में बहुत इफेक्टिव बना सकते हैं। जैसे कि आज मैं आपके सहयोग से ये देख रही हूँ कि मेरे लेसन में, जैसे मैंने स्टार्टिंग की क्लासेस में बहुत सारी मैंने अपनी कमियां पाई थी, अब उन कमियों को रोज मैं अपनी सुधार रही हूँ और सुधार के आपके लिए बेहतरीन लेसन लाने की कोशिश कर रही हूँ, बेहतरीन कंटेंट लाने की कोशिश कर रही हूँ, अपने लेक्चर में भी एक फ्लो लाने की कोशिश कर रही हूँ, अपने एग्जाम्पल्स को भी सेट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो यह है रिफ्लेक्शन। अब बात करते हैं फीडबैक टू स्टूडेंट्स। अब इसमें प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट्स ऑन देयर परफॉर्मेंस एंड गाइडेंस देम ऑन एरिया फॉर इंप्रूवमेंट, यानी कि अगर हमें बच्चों की किसी परफॉर्मेंस में कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है तो उनको बताना कि इस एरिया में कैसे सुधार किया जा सकता है। इमिटेशंस की बात हो गई हमारी कि हम एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, फॉलो अप कर सकते हैं एक्टिविटीज पे, कि जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं किसी सर्टेन कॉन्सेप्ट्स पे, कि ऐसा नहीं है ना कि कुछ बच्चे हमारे फास्ट लर्नर है, कुछ हमारे स्लो लर्नर है, तो अगर जो स्लो लर्नर है तो उनको वो स्ट्रगल कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट उन्हें समझ में नहीं आ रहे, तो हम उन्हें दोबारा से बोले कि भाई बच्चे कि अब आप जब लेक्चर खत्म होने के बाद आप थोड़ा सा आ जाना 5-10 मिनट के लिए, जो उनकी एडिशनल सपोर्ट कर दिया या फॉलो अप कर दिया, कि उसने दोबारा से देखा कि अच्छा मैंने तुम्हें जो होमवर्क दिया था क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। तो ये सारी चीजें इनसे हमारी इमिटेशन, यानी कि उनका जो उनकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको उनका उपचार करना। रिव्यू एंड फॉलो अप
करना। और रिव्यू और फॉलोअप कैसे, कि रिव्यू करना कॉन्सेप्ट्स को, कॉन्सेप्ट ऑफ द लेसन, पॉसिबली गिविंग अ फर्दर टास्क ऑन सेटिंग अप द फाउंडेशन फॉर द नेक्स्ट लेसन। अब जैसे मैंने आज जो पढ़ाया था, जैसे मैंने एडिशन सिखाए थे, अब मुझे एडिशन जैसे 1 डिजिट एडिशन सिखाए थे, अब मुझे 2 डिजिट एडिशन सिखाने, तो मैं पहले फॉलोअप करूँ, मैं जाऊँ क्लास में, बच्चों को फटाफट से मैं कहूँ कि चलो कहते हैं जो हमने कल सीखा था उसे अभी फटाफट से हम उसके 2 क्वेश्चन करते हैं और सभी मुझे 2 क्वेश्चन करके दिखाओ। अब उसे करने के बाद हम नेक्स्ट चलेंगे 2 डिजिट एडिशंस पे। तो ये हमारा हो गया रिव्यू करना, यानी कि दोबारा से उस चीज को देख लिया और फॉलोअप कर लिया। तो इससे बच्चे और भी एक्टिव रहेंगे हमारे, कि हाँ हमारी मैम कल जाकर हमसे पूछने वाली है कि हमें जो होमवर्क दिया था कि मैम ने कि हमने किया है या नहीं किया है, समझ में आया या नहीं आया है। तो ये सारी चीजें। अब हमारी समरी आ जाती है कि प्री एक्टिव स्टेज में प्लानिंग होती है, प्रिपरेशन करते हैं, हम प्लान करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं लेसन्स की, हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं रिसोर्सेज को और प्लानिंग मेथड्स को। इंटरेक्टिव स्टेज में हमारी एक्चुअल एग्जीक्यूशन होता है टीचिंग का, लर्निंग एक्टिविटीज का, जैसे डिलीवरी कंटेंट करना, एंगेजमेंट करना स्टूडेंट्स का और फीडबैक। पोस्ट एक्टिव स्टेज में हम मूल्यांकन करते हैं, रिफ्लेक्शन करते हैं लेसन्स का, असाइनिंग करते हैं लर्निंग को, प्रोवाइडिंग फीडबैक और रिफ्लेक्शंस और रिमेडिएशंस। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि डिस्कस करना हमारा हमारे सिंक्रोनस और असिंक्रोनस मीडिया फॉर फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन मेथड्स। ये 2019 में और 2022 में हमारा क्वेश्चन आया है। सिंक्रोनस मेथड क्या, मीडिया क्या है, कि इसे नाम से आप समझिए ये कम्युनिकेशन मेथड है हमारा, यानी कम्युनिकेशन मेथड है, ठीक है, जिसमें हमारा टीचर और स्टूडेंट इंगेज होता है लर्निंग प्रोसेस में सेम टाइम पर। और इसमें अक्सर हमें रिक्वायरमेंट होती है रियल टाइम इंटरेक्शन पे। जैसे कि अगर मैं अभी आपका जूम पे लाइव लेक्चर ले रही होती, तो आप और मैं सेम टाइम पे रियल टाइम पे इंटरेक्शन कर रहे होते, आप भी सामने होते, मैं भी सामने होती, हमारा ये एक कम्युनिकेशन का मेथड होता। तो इसमें जो है बच्चा सेम टाइम पर रियल टाइम पे अट्रैक्शन होता है स्टूडेंट और टीचर का। ये एक कम्युनिकेशन का मेथड है। क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि आप समझ में आ रहे कि रियल टाइम इंटरेक्शन हमारा है कि इसमें पार्टिसिपेंट जो है दोनों जो है मतलब ऑल पार्टिसिपेंट जो है कनेक्टेड हैं सेम टाइम पे। इमिडिएटली फीडबैक होता है, भाई सामने ही है, तो अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे तुरंत बोलोगे कि हाँ, कि मैम मुझे यहाँ से टॉपिक समझ में नहीं आया है, आप मुझे ये वाला टॉपिक बता दीजिए, या फिर मुझे मैडम इससे रिलेटेड एक नया एग्जाम्पल आ रहा है तो आप उसे बता सकते हैं। तो इसमें इमीडिएटली फीडबैक होता है कि टीचर स्टूडेंट्स होते हैं वो एक्सचेंज कर पाते हैं अपने आइडियाज को, आस्क कर पाते हैं क्वेश्चंस को, गेट रिस्पांस इंस्टेंटली, यानी तुरंत जवाब दे पाते हैं। टाइम बाउंड होती है कि इसमें रिक्वायर होता है हमारे दोनों पार्टीज के पास स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए, जैसे ड्यूरिंग शेड्यूल क्लास टाइम्स सेशंस। कहने का मतलब यह है कि जैसे मैंने अपना लेक्चर जूम क्लास लेकर आई, जूम क्लास हमने ऑर्गेनाइज की, और जैसे हमारी जूम क्लास स्टार्ट हुई तो पता लगा कि उसमें कुछ बच्चों ने ज्वाइन ही नहीं किया है। तो ये इसमें दोनों पार्टीज के पास जो है टाइम अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, ये इसके हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। यूज अगर बात करें फॉर्मल इंस्ट्रक्शन में कैसे इसका यूज कर सकते हैं, जैसे क्लासरूम टीचिंग है, जैसे ट्रेडिशनली फेस टू फेस इंटरेक्शन होता था हमारा किसमें, टीचर और स्टूडेंट्स का। वीडियो कॉन्फ्रेंसेस हो गए हमारे, जैसे जूम है, गूगल मीट्स है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, जो कि फैसिलिटेट करता है लाइव डिस्कशन में, लेक्चर्स में, ग्रुप वर्क में, हमारा किसमें, ऑनलाइन क्लासरूम्स में। वेबिनार और ऑनलाइन वर्कशॉप्स हो गई हमारी, जैसे हम शेड्यूल करते हैं अपने सेशंस को वेयर एक्सपर्ट्स और टीचर्स डिलीवर कंटेंट्स टू द लाइव ऑडियंस, यानी कि जो एक्सपर्ट्स हैं टीचर्स हैं वो अपने कंटेंट को लाइव ऑडियंस को जो है लेक्चर को सेशन अपना शेड्यूल किया है। अब करते हैं जैसे इनफॉर्मल सेटिंग्स में, जैसे सिंक्रोनस मीडिया में हमने यूज किया था ये लाइव क्लास के लिए, इंटरेक्टिव सेशंस के लिए, जिसमें टीचर्स और स्टूडेंट जो है डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाते हैं, इसमें इंटरेक्शन की जरूरत होती है। नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या आ जाएगा हमारा, कैसे यूज करेंगे, जैसे कम्युनिटी लर्निंग हो गई, यहाँ पर रियल टाइम जो है हमारा वेबिनार्स हो गए, डिस्कशन ग्रुप्स हो गए, जहाँ पे लर्नर एंगेज होता है एक्टिवली डायलॉग्स में। कोऑपरेटिव ट्रेनिंग्स हो गई, जैसे लाइव हमारी जो है ट्रेनिंग सेशंस हो गए, इंटरेक्टिव ऑनलाइन मीटिंग्स हो गई, किसके लिए, स्किल्स डेवलपमेंट्स के लिए। अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम हो गए, जिसके थ्रू मतलब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू या कम्युनिटी सेंटर्स में फॉर लर्नर्स जो है हमारे फेस टू फेस या फिर लाइव एंगेजमेंट हो रहा है, तो ये एक अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम में, तो ये एक हमारा मेथड हो सकता है। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन में हमारा क्या है, वर्कशॉप्स है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, जो कि बेनिफिट्स उसमें बेनिफिट्स तभी मिल पाता है जो हमारे सिंक्रोनस लर्निंग में, जिसमें रियल टाइम हमारा फीडबैक हो उसमें और इंटरेक्शन हो हमारा।
असिंक्रोनस मीडिया क्या होता है हमारा, इसमें जो है असिंक्रोनस मीडिया में हमारा जो है कम्युनिकेशन मेथड होता है, ये भी एक कम्युनिकेशन का मेथड है, लेकिन यहाँ पे जो टीचर और स्टूडेंट है वो रियल टाइम पे प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि मैंने अभी जो लेक्चर रिकॉर्ड किया है, अब इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने के बाद रिकॉर्ड किया है, उसके बाद आपको मैं ये अपलोड कर दूंगी, आप अपलोड करने के बाद इसमें देखेंगे तो ये रियल टाइम पे नहीं है, यानी कि मैं और आप साथ में एक साथ नहीं है। तो ये सारी चीज है इसमें। तो इसमें जो लर्निंग मटेरियल होता है वो अवेलेबल होता है लर्नर्स को एक्सेस करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए अपने हिसाब से, है ना, अपने ऑन बेसिस पे। अब बात करें क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसमें, सेल्फ बेस्ड लर्निंग होती है कि स्टूडेंट जो है इंडिपेंडेंटली जो है विदाउट रियल टाइम इंटरेक्शन के द्वारा सीखता है। ठीक है, डिले फीडबैक हो सकता है। अब जैसे कि मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ कि मेरे आपको कहीं भी किसी चीज सजेशन के लिए सजेशन देने हैं, या फिर कोई चीज से रिलेटेड आपको कोई इंक्वायरी है, या फिर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, तो आप मुझे फीडबैक दीजिए, लेकिन कोई भी बच्चा फीडबैक नहीं देता है। तो यहाँ पे डिले फीडबैक्स हो सकते हैं, जैसे कि इफ नीडेड कम्स आफ्टर द स्टूडेंट सबमिट असाइनमेंट्स और इंक्वायरीज, यानी कि बच्चों ने असाइनमेंट सबमिट कर दिए हैं या इंक्वायरी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसमें फीडबैक की जरूरत पड़ती है, और वो फीडबैक में डिले होना। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो स्टूडेंट्स कैन एंगेज विद कंटेंट एट द देयर कन्वीनियंस, मतलब बच्चा जो है अपने कन्वीनियंस यानी सुविधा के हिसाब से इंगेज हो रहा है कंटेंट में। मेक सुटेबल फॉर डाइवर्स, यानी कि ये सुटेबल होता है हमारे जो डाइवर्स स्टूडेंट्स हैं या टाइम जोन्स है जहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी सही नहीं है या फिर बच्चे को टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आता है। अब यूजेस इन फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन में कैसे यूज कर सकते हैं, तो हम ये इसमें प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो गए हमारे, जैसे वीडियो है, पोस्टकास्ट है, अदर रिसोर्सेज है जो कि बच्चों के लिए अवेलेबल होता है, बच्चे अपने हिसाब से देख पाए। ऑनलाइन कोर्सेज की बात करें, स्वयं है, मूव्स है, कोर्सा है, जो कि वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज प्रोवाइड करता है जिससे बच्चे अपने लेसन्स को कंप्लीट कर पाए, क्विज है, असाइनमेंट्स है, अपने हिसाब से कर पाए। डिस्कशन बोर्ड्स की बात करें, फोरम्स की बात करें, जहाँ पे स्टूडेंट पोस्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस को, पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिस्कशन में, इंगेज हो सकते हैं कंटेंट में। इनफॉर्मल एजुकेशन में हमारे जो जैसे डिस्टेंस लर्निंग है, हमारे जो ओपन यूनिवर्सिटीज हैं वो यूज करते हैं असिंक्रोनस मीडिया का, जहाँ पे जो बच्चे हैं होते हैं अपने घर पे या कहते हैं ऑनलाइन इंटरेक्शन के थ्रू जो है इंस्ट्रक्टर से, जो हमारे टीचर्स हैं उनसे जो डिजाइन किया हुआ है उनके मतलब डिजाइन टाइम्स फॉर असाइनमेंट्स और फीडबैक्स। अब बात करते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन में कैसे इसका बेनिफिट है, तो बच्चे सेल्फ बेस्ड लर्निंग यानी कि ऑनलाइन मॉड्यूल्स है, ट्यूटोरियल्स है, जो रिसोर्सेज है उससे बच्चे अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली सीख सकते हैं। कम्युनिटी लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हो गए हमारे, यूट्यूब है, अनअकैडमी हो गया, या फिर और भी बहुत सारे चैनल्स है जहाँ पे हम नॉट फॉर्मल एजुकेशन ले सकते हैं वीडियो के द्वारा, ट्यूटोरियल के द्वारा, जहाँ बच्चे अपनी सुविधा के हिसाब से देख सकते हैं। और हमारे वर्कशॉप्स और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हो गए हमारे, जैसे यानी कि लर्नर जो है प्री रिकॉर्डेड सेशंस देख सकते हैं, जैसे अपनी स्किल जो स्पेसिफिक स्किल्स है उसको इनहेंस कर सकते हैं। टॉपिक्स को क्या कहते हैं जो जिसमें हमारे रियल टाइम इंटरेक्शन की जरूरत भी नहीं होती। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में जैसे बच्चा हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, हमारे कोऑपरेटिव लर्निंग है जिसमें असिंक्रोनस मीडिया का यूज करके फ्लेक्सिबल लर्निंग हो सकती है। अलाउ करता है लर्नर को चूज करने में कि वो मटेरियल अपने हिसाब से एक्सेस कर सके जब उसका मन करे। अब कंक्लूजन वही आता है कि असिंक्रोनस मीडिया में कि वर्क वेल इन एनवायरनमेंट वेयर रियल टाइम इंटरेक्शन की जरूरत होती है, जैसे लाइव क्लास है, वेबिनार है, इंटरेक्टिव डिस्कशंस है। असिंक्रोनस मीडिया में फ्लेक्सिबिलिटी इसमें आइडियल होती है, इसमें बच्चा अपने हिसाब से देखता है, अलाउ करता है लर्नर को वो कि अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली कंटेंट के साथ एंगेज हो सके। इनफॉर्मल सेटिंग्स में हमने समझा कि यूनिवर्सिटीज जो स्कूल्स हैं वो बोथ यूज करते हैं दोनों मॉडलिटीज का। और सिंक्रोनस जो हमारा है उसमें रियल टाइम क्लासरूम्स रियल टाइम क्लासेस होती हैं, लेकिन असिंक्रोनस में हमारा फ्लेक्सिबल लर्निंग ऑप्शंस होते हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में हमने ये समझा कि हम रिलाय करते हैं किस पे, असिंक्रोनस मीडिया पे, और जो कि मोर एक्सेसिबल होता है, सेल्फ बेस्ड लर्निंग होती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। और जो असिंक्रोनस सेशंस होते हैं उसमें हम यूज करते हैं वर्कशॉप्स का और ग्रुप लेसन्स का, यानी ग्रुप लर्निंग का। यहाँ पे मैंने इसका एक डिफरेंस भी दिया है, अगर आपके पास ये डिफरेंस आ जाता है जैसे शॉर्ट में आ गया हमारा, तो उसमें डिफरेंस समझ लेते हैं कि असिंक्रोनस मीडिया क्या होता है। रियल टाइम इंटरेक्शंस होता है जिसमें बच्चा रियल टाइम इंटरेक्शन है बच्चे का, और
टीचर का। इसमें हमारा जो है लर्नर जो है एंगेज होता है मटेरियल में अपने हिसाब से। फॉर्मल एजुकेशन में इसमें हमारे क्लासरूम क्लास लाइव क्लास हो गई, वेबिनार्स हो गए, रियल टाइम फीडबैक्स हो गई, और सिंक्रोनस मीडिया में रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो गए, ऑनलाइन क्लास कोर्सेज हो गए, डिस्कशन बोर्ड्स हो गए। इसके बाद हमारा क्या है नॉन फॉर्मल में हमारा क्या है, हमारा नॉन फॉर्मल में कि नॉन फॉर्मल में हमारा लाइव वेबिनार्स हो गए हैं, वर्कशॉप्स हो गई, या ट्रेनिंग हो गई, सेशंस हो गई। और असिंक्रोनस में हमारा सेल्फ पेस लर्निंग हो गई, कम्युनिटी डिस्कशन, ट्यूटोरियल वीडियोस हो गई। एग्जांपल में हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसेस हमने देखा था, लाइव क्लासरूम सेशंस देखे थे, और हमारे यहाँ पे प्री रिकॉर्डेड लेसन्स हो गए, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म हो गए, स्वयं यूट्यूब हो गए। फ्लेक्सिबिलिटी की बात, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है कि जो टाइम पे हमारा शेड्यूल मतलब हमारी क्लास शेड्यूल की गई है उसी टाइम पे हमें देखना होता है, लेकिन यहाँ पे हाई फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बच्चा कभी भी अपने हिसाब से सीख सकता है। एंगेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे बच्चे का एंगेजमेंट बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पे डायरेक्ट फीडबैक होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो है एंगेजमेंट कम होता है, और यहाँ पे डिले फीडबैक हो सकता है। जैसे कि अब आप हमारे लेक्चर देख रहे हैं, लेक्चर के टाइम पे आप हो सकता है कि आप लेक्चर सुन रहे हैं और आपका ध्यान टीवी की तरफ भी जा रहा हो, है ना। तो यहाँ पे तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो कॉस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे यहाँ पे रिक्वायर होती है रिबोस्ट रियल टाइम प्लेटफॉर्म की स्टेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी। जैसे कि आपने देखा हो कि जूम क्लास के टाइम पे कनेक्टिविटी, मैडम आवाज नहीं आ रही है, मैम मुझे स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, मैम आपकी पीपीटी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो और अगर और यहाँ पे क्या होता है कि हमारा ये लो कॉस्ट भी होता है, और इसमें हमारा जो है ये प्री रिकॉर्डेड होता है, तो इसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही होती है। अब बात करते हैं 2020 के क्वेश्चन पे कि 2020 में हमारा क्या क्वेश्चन पूछा गया था। 2020 में ये पूछा गया था कि डिस्कस करें पॉजिटिव नेगेटिव इनपुट्स जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, यानी कि जो है टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी में जो उभरते हुए जो हमारे पॉजिटिव नेगेटिव इनपुट्स है एजुकेशन के बीच में, एजुकेशन में वो उनको हमारा मतलब वो कौन कौन सी चीजें उन पे हमें डिस्कस करना है। तो पॉजिटिव इनपुट्स क्या है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में एजुकेशन में, तो उसके विषय में बात करते हैं। पहला है इंक्रीजिंग एक्सेस टू लर्निंग। अब देखिए, अब हमारा जो है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे स्वयं और है, उसकी वजह से हमारी एजुकेशन जो है सभी वर्ल्ड वाइड एक्सेसिबल है ना। हमारे लोकेशन जो है उसमें कोई भी मतलब एक बैरियर क्रिएट नहीं कर रही है, तो हम कोई कहीं भी बैठकर अपनी एजुकेशन ले सकते हैं। तो ये इंक्रीज करे एक्सेस किसके लिए, लर्निंग के लिए, है ना, हर कोई सीख सकता है। पर्सनलाइज लर्निंग की बात हो रही है हमारी। पर्सनलाइज लर्निंग का मतलब कि एआई पावर्ड सिस्टम्स हो गए, खान एकेडमी अडॉप्ट लेसन्स बेस्ड ऑन अ स्टूडेंट परफॉर्मेंस, प्रोवाइडिंग कस्टमाइज लर्निंग एक्सपीरियंस, ठीक है। इनहेंस करना हमारा टीचर स्टूडेंट एंगेज इंटरेक्शन को, यानी कि जो जूम है, गूगल मीट्स है, इनका लाइव हमारी क्लासेस हो रही है, इमीडिएटली इंस्टेंट फीडबैक हो रहा है, जिससे प्रोवाइड हमारा कम्युनिकेशन इंप्रूव हो रहा है टीचर स्टूडेंट्स का। इंगेजिंग करना लर्निंग रिसोर्सेज को, है ना, ये वर्चुअल रियलिटी का यूज करके हम स्टूडेंट्स को एक्सप्लोर करने में मदद करें सब्जेक्ट्स पे, जैसे हिस्ट्री या साइंस है जिसमें हम 3D इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। इंप्रूव करना है कोलैबोरेशन, कि जैसे गूगल जो हमारे क्लाउड बेस्ड टूल्स है जैसे गूगल ड्राइव है, तो ये एनेबल करता है स्टूडेंट को कि वो वर्क कर पाए साथ में और प्रोजेक्ट्स पे रियल टाइम में और बिना किसी बैरियर के। फ्लेक्सिबल लर्निंग शेड्यूल्स हैं जैसे यूट्यूब से अन अकेडमीज है हमारे, वो बच्चों अपने हिसाब से कोर्सेज को क्या कहते हैं सेल्फ पेस कोर्सेज को कर पाए, जिसमें बच्चा अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लेक्चर ले पाए। नेगेटिव फीडबैक, अब जैसे किसी चीज के पॉजिटिव है वैसे नेगेटिव है, भाई अगर हमारे पास इंटरनेट नहीं होगा तो हम कैसे कर पाएंगे एजुकेशन में। तो यानी कि हमारे डिजिटल डिवाइड्स हो गए, जैसे कि स्टूडेंट जो रूरल एरियाज में रहते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं एक रिलायबल इंटरनेट की कमी रहती है, डिवाइसेस की कमी रहती है, जिससे कि वो लिमिटेडली देयर एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन लेसन्स, यानी कि वो बहुत ही लिमिटेड जो है पार्टिसिपेट कर पाते हैं अपने ऑनलाइन लर्निंग में। रिड्यूस फेस टू फेस इंटरेक्शन, यानी कि कहीं ना कहीं फेस टू फेस इंटरेक्शन की कमी होती है, तो इससे क्या होता है यहाँ पे रिड्यूस कर देता है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस को, जो कि अफेक्ट करता है डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स पे और पर्सनल कम्युनिकेशंस पे टीचर और स्टूडेंट के बीच में। ओवर रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी, है ना। अब जब ज्यादा हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे हमारा टाइम स्क्रीनिंग टाइम बढ़ जाएगा, जिससे कि डिस्ट्रैक्शन होगा, और उसके साथ साथ हमारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं जैसे आई स्ट्रेन और लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी। कहीं ना कहीं अगर जैसे स्टूडेंट है टीचर है वो स्ट्रगल कर रहे हैं जो है टेक्निकल स्किल से रिलेटेड, जो कि एक
कहते हैं नीडेड होते हैं नेविगेशन में, ऑनलाइन टूल्स में इफेक्टिवली रन करने में, जो कि अफेक्ट कर सकते हैं लर्निंग एक्सपीरियंस को। डाटा प्राइवेसी एंड सिक्योर कंसर्न्स, यानी कि ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जो है पोज हो सकते हैं रिस्क, जैसे पर्सनल डाटा हमारा शेयर ना हो जाए या पास डाटा रिलीज ना हो जाए, जो कि इन्वॉल्व होता है हमारा एजुकेशन वेबसाइट्स पे। क्वालिटी कंट्रोल एंड क्रेडिबिलिटी, यानी कि वास्ट ऑफ अमाउंट हमारा डाटा कंटेंट जो है वेबसाइट्स पे होता है, जो कि इनएक्यूरेट भी हो सकता है, अनरिलायबल इंफॉर्मेशन भी हो सकता है। अनलाइक जो जैसे कि हमारे ट्रेडिशनल क्लासेस थे जहाँ पे हमारा कंटेंट की जो क्वालिटी होती थी वो इंश्योर की जाती थी हमारे जो है एजुकेटर्स के द्वारा, कि उसमें एजुकेटर एक जो है अच्छा कंटेंट बच्चों को प्रोवाइड करता था। लेकिन अब जैसे इंटरनेट पे हमने कोई भी चीज डाली, कोई क्वेश्चन डाला, उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें आ गई, है ना। अब वो इंफॉर्मेशन कितनी एक्यूरेट है या फिर अनरिलायबल है इंफॉर्मेशन, तो इसमें हमारी जो है क्वालिटी कंट्रोल और क्रेडिबिलिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे चैट जीपीटी पे हम कोई चीज डालते हैं, तो चैट जीपीटी पे जैसे कुछ टीचर्स ऐसे भी करते हैं, चैट जीपीटी से चीजें ली और उसी को कॉपी पेस्ट करा, उसको बढ़ा दिया। तो अब वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कितनी रिलायबल है, वो भी तो मायने रखते हैं ना, वो कितनी एक्यूरेट है। तो यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल और क्रेडिबिलिटी का भी जो है क्वेश्चन उठ जाता है। कंक्लूजन की बात करें हमारी, तो कंक्लूजन क्या आता है? कंक्लूजन ये आता है कि जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है वो एजुकेशन को मोर एक्सेसिबल और इंगेजिंग तो बना रही है, लेकिन उसके साथ साथ प्रेजेंट में कुछ चैलेंजेस है, जैसे डिजिटल डिवाइड्स है, हमारे प्राइवेसी कंसर्न हो गई, तो हमें इसे केयरफुली मैनेज करना चाहिए। और ये जो चैलेंजेस है जो उन्हें एड्रेस करना चाहिए, जिससे कि टेक्नोलॉजी का एजुकेशन में बहुत से ज्यादा बेनिफिट्स हो पाए। तो अभी हमारा लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं, इसका सेकंड पार्ट आपके लिए अभी तुरंत लेकर आ रहे हैं। तो आप इसको फटाफट से देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमारे साथ इसी तरीके से बने रहे। और हमारी ये सीरीज कहें कंटिन्यू रहेगी, एग्जाम्स खत्म होने के बाद ऐसा नहीं है कि खत्म होने वाली है। तो इसके साथ साथ भी हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स लेकर आएंगे। और आपकी जो है आपका जो नेट है उसमें ये जेआरएफ है, नेट से रिलेटेड भी बहुत इंटरेस्टिंग जो है कंटेंट लेकर आने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।